हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन चैप्टर में टॉपिक नंबर 10th। इससे पहले हम लोगों ने 9 लेक्चर कवर किए थे, तो उसमें जो एक मिस्टेक हो गई थी तो उसको ठीक कर लेना। उसमें हम लोग पढ़ रहे थे जब हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो उसमें हो क्या रहा था कि जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है यानी कि T1 वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसमें अगर वाटर के अंदर हम लोग क्या मिला देते हैं, कोई भी सॉल्यूट मिला देते हैं, जैसे NaCl हो गया या फिर कोई और विलेय पदार्थ हो गया, चीनी हो गया, तो होता क्या फिर जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो और ज़्यादा डिक्रीज कर जाएगा। तो जो वैल्यू है वो 0 से भी नीचे आ जाएगी, मान लीजिए -1.5 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो यहाँ पर अगर निकाले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो उसके लिए डेल्टा TF को ऐसे लिखेंगे, बड़ी वाली वैल्यू माइनस छोटी वाली वैल्यू, T1 माइनस T2, और ये किसके समानुपाती था, ये हमने देखा था मोलैलिटी के समानुपाती था। फिर उसके बाद में ऐसे लिखा था हमने कि डेल्टा TF इज इक्वल टू KF और इंटू मोलैलिटी का फॉर्मूला वेट ऑफ द सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का भार। KF हो या फिर KB हो, इनकी कुछ वो होती है, इनका कुछ मात्रक होता है। मात्रक निकालना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी। KF का मात्रक चाहिए तो KF बराबर डेल्टा TF अपॉन में मोलैलिटी। टेम्परेचर होता है डिग्री सेल्सियस और मोलर, तो एक ही हो जाएगा इसका, डिग्री सेल्सियस पर मोलर, या फिर डिग्री सेल्सियस। मोलैलिटी का मात्रक होता है यूनिट मोल पर केजी, तो इसका ऐसे लिख सकते हैं मोल, नीचे में केजी लिखूंगा तो केजी जो है कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल या केल्विन किलोग्राम पर मोल। ओके, केबी का भी सेम ही रहता है और केएफ भी सेम रहता है। चलिए, तो हमने 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली थी। एक था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फिर एक हमने देखा था हिमांक में अवनमन, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एक देखा था क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो उससे पहले जानेंगे कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस यानी कि परासरण। तो इसको काफी इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे हम कि परासरण होता क्या है। इसमें रट्टा नहीं मारना है, ना ही किताबी लैंग्वेज हमें यूज करनी है। हमें क्या करना है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है, फिर उसी के आधार पर थ्योरी बनानी है अपनी लैंग्वेज में। तो इसमें कुछ मैं इजी मेथड बताऊंगा, ऐसा इजी मेथड जिसमें आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उसकी डेफिनेशन फिर आप जिंदगी भर तक याद रख सकते हो कि परासरण क्या होता है, उसके अंदर कौन से पार्टिकल होते हैं जो कि आर पार जाते हैं, अधिक सांद्रता से दूर की, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएंगे या कम से अधिक की तरफ आएंगे। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि विसरण में क्या होता है, परासरण में क्या होता है, कौन से कण गति करते हैं और किस सांद्रता से किस सांद्रता की तरफ चलेंगे, अधिक से कम की तरफ या कम से अधिक की तरफ। तो समझते इस कॉन्सेप्ट को। तो नेचर जो होती है, नेचर का लॉ ये कहता है, थर्मोडायनेमिक्स में अगर पढ़ा हो, कि अगर हीट है, मान लीजिए अगर ये कोई 2 वस्तुएं हैं A और B, मान लीजिए जो A है इसका टेम्परेचर कम है और B वाली का टेम्परेचर ज्यादा है, तो अगर इन दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखते हैं, संपर्क में रखते हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स का लॉ ये कहता है कि जो हीट होती है वो ज्यादा टेम्परेचर या ज्यादा हीट वाली वस्तु से कम हीट वाली वस्तु की तरफ ट्रांसफर होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसका टेम्परेचर जो था वो 70 डिग्री सेल्सियस था, ओके, और ये का मान लेते कि 10 डिग्री सेल्सियस था। तो क्या होगा, इसकी उष्मा ज्यादा है, इसकी उष्मा कम है। उष्मा को हम डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं टेम्परेचर से, जिस वस्तु का टेम्परेचर ज्यादा है उसकी उष्मा भी ज्यादा होगी। तो उष्मा का आदान प्रदान होगा, यहाँ पर B से थोड़ी सी उष्मा जो है A की तरफ जाएंगी, और यह प्रक्रम स्वतः होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर ये जो गति है वो खुद ही हो रही है, उष्मा B से A की तरफ तब तक जाती रहेगी जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता है, और जब टेम्परेचर सेम हो जाएगा तब इन दोनों का जो है ये जो उष्मा का आदान प्रदान हो रहा था वो लगभग रुक जाता है। तो नेचर का जो ये कहता है कि कोई भी चीज या कोई भी वस्तु अपनी अधिक फ्री एनर्जी से कम फ्री एनर्जी की तरफ चलती है। क्या है, अधिक फ्री एनर्जी से, या फिर ऐसे बोल सकते हैं हायर फ्री एनर्जी से कोई भी वस्तु किस तरफ जाना चाहेगी, लोअर फ्री एनर्जी की तरफ। और ये प्रक्रम तब कब तक चलेगा,
जब तक दोनों साइड फ्री एनर्जी सेम ना हो जाए। तो कोई भी वस्तु हायर फ्री एनर्जी से लोअर फ्री एनर्जी की तरफ मूव करती है तब तक जब तक कि दोनों की फ्री एनर्जी की वैल्यू सेम ना हो जाए। तो जैसे हमने यहाँ पे देख लिया कि टेम्परेचर का यहाँ पर आदान प्रदान हो रहा था, कब तक? जब तक दोनों वस्तुओं का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। ओके, और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये दो चैम्बर्स है हमारे पास, इसमें ए गैस भरी हुई है, इसमें बी गैस भरी हुई है। ओके, मान लेते जो ए वाला है, ए वाला कंटेनर, इसके अंदर हमने गैस को भरा हुआ है 2 kg गैस, 2 किलोग्राम गैस भरी हुई है। इसके अंदर सपोज कीजिए हमने भरा हुआ है 5 किलोग्राम गैस को। अब अगर इनका जो बीच का ये बाउंड्री है इसमें थोड़ा सा लीक हो जाए, कोई छेद हो जाए, तो क्या होगा? जो इनके अंदर की गैस थी वो मूवमेंट शुरू कर देगी। अब बताना ये है कि जो मूवमेंट गैस का होगा वो ए से बी की तरफ होगा कि बी से ए की तरफ होगा। तो क्या देखा था हमने कि कोई भी जो वस्तु होती है वो अपनी हायर फ्री एनर्जी से किसकी तरफ जाती है? लोअर फ्री एनर्जी की तरफ, या अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाती है। तो जैसे यहाँ पर अगर कोई लीकेज हुआ तो होगा क्या? जो गैस के पार्टिकल यहाँ पर थे अब वो धीरे धीरे ए में जाना शुरू कर देंगे, और यह प्रक्रम तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों तरफ जो गैस की फ्री एनर्जी है वो सेम ना हो जाए। ओके, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी तरह का। मान लिया कि ये जो है हमारे पास में क्या है, कोई कंपार्टमेंट है ए और बी। ठीक, जो ए है इसके अंदर जो पानी है वो यहां तक भरा हुआ है, इसके अंदर जो पानी है वो कुछ इस लेवल तक भरा हुआ है, ऊपर वाले लेवल तक, और इसमें जो पानी है वो मान लीजिए यहां तक भरा हुआ है। तो फ्री एनर्जी किसकी ज्यादा है? जहां पर मात्रा ज्यादा है इस वाली की, ठीक, और इसकी फ्री एनर्जी कम है। तो ऐसे कंडीशन यहाँ पे भी लगाते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कोई छोटा सा जंगल है, गई कोई लीकेज हो गया, तो क्या होगा? जो वाटर है वो इस ए से बी की तरफ जाना शुरू कर देगा। कब तक जाएगा? तब तक जाएगा जब तक कि इन दोनों का वाटर का लेवल सेम ना हो जाए, तब तक ये प्रक्रिया खुद ही चलती रहेगी। तो ये सभी प्रक्रम जो होते हैं स्पॉन्टेनियस होते हैं। हर वस्तु अपनी फ्री एनर्जी से लोअर फ्री एनर्जी की तरफ जाएगी, और यह प्रक्रम स्वतः होता है, तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों तरफ फ्री एनर्जी की वैल्यू या दोनों तरफ पदार्थ की जो मात्रा है वो समान ना हो जाए। तो इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए हम डिफ्यूजन समझेंगे और परासरण समझेंगे, विसरण और परासरण। तो पहले छोटा सा देख लेते हैं विसरण क्या होता है। विसरण या इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, ठीक। तो डिफ्यूजन क्या होता है? मान लीजिए ये कोई कंटेनर है जिसके अंदर वाटर भरा हुआ है, प्योर वाटर। इसके अंदर क्या भरा हुआ है? प्योर वाटर। अब इसमें हमने क्या करा? एक बड़ा सा चीनी का टुकड़ा इसमें डाल दिया, बड़ा सा चीनी का टुकड़ा इसमें डाल दिया। अब जो चीनी की मात्रा है वो इस पार्टिकल में सब बहुत ज्यादा है, लेकिन जल के अंदर चीनी की मात्रा है ही नहीं, या लगभग ना के बराबर है। तो ये क्या करेगा? अपनी अधिक मात्रा से कम की तरफ जाएगा। तो जो चीनी के मॉलिक्यूल हैं वो अधिक मात्रा से कम की तरफ जाएंगे, जल के अंदर मूव करना शुरू कर देंगे। कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, हर डायरेक्शन में चले जाएंगे। और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जब ये चीनी के मॉलिक्यूल इस पूरे जल के अंदर समान रूप से वितरित हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो फिनोमेना हो रहा है उसको बोलते हैं विसरण। विसरण क्या है? किसी पदार्थ का, किसी पदार्थ कौन सा? विलेय। ओके, यहाँ पे विलेय यूज करना है। तो किसी विलेय पदार्थ का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना क्या कहलाता है? विसरण या डिफ्यूजन। जैसे चीनी के टुकड़े को पानी में घोलना, ये एक विसरण हो गया। या फिर परफ्यूम की बोतल अगर हम कमरे में खोलते हैं तो कमरे के अंदर उसकी जो खुशबू है बहुत जल्दी फैल जाती है। वो क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने यहाँ पर हमने परफ्यूम की बोतल खोली, थोड़ा सा परफ्यूम छिड़का, तो पूरा जो कमरा है पहले क्या था? उसके अंदर परफ्यूम जो है बिल्कुल भी नहीं था। अब जो परफ्यूम हम बोतल खोल रहे हैं वहां पर परफ्यूम की सांद्रता ज्यादा है, लेकिन पूरे कमरे के अंदर अभी फिलहाल परफ्यूम की मात्रा ना के बराबर है। तो परफ्यूम क्या करेंगे? इसके मॉलिक्यूल अपनी ज्यादा मात्रा से कम की तरफ जाएंगे, और बहुत तेजी से जाते हैं क्योंकि गैस के पार्टिकल होते हैं, इसलिए थोड़े टाइम के बाद ही परफ्यूम की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। तो ये भी एक तरह का डिफ्यूजन है। तो डिफ्यूजन जो है ये किसमें होता है? सॉल्यूट के पार्टिकल में। सॉल्यूट के पार्टिकल का अपनी अधिक मात्रा से कम की तरफ जाना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। और ये किस किस में हो सकता है?
ये सॉलिड में हो सकता है, ठोस में, ये लिक्विड में भी हो सकता है, द्रव के अंदर भी हो सकता है, और ये गैस में भी हो सकता है। तो विसरण तीनों में से किसी भी प्रावस्था में हो सकता है। वो ठोस में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है, और वो गैस में भी हो सकता है। हमेशा होगा क्या, जो विलेय के पदार्थ है वो अपनी ज्यादा मात्रा से, यानी कि अधिक सांद्रता से, अपनी अधिक सांद्रता से इसकी तरफ जाएंगे, कम सांद्रता की तरफ, कम सांद्रता की ओर, इस तरह से मूवमेंट करेंगे। या फिर अगर हम बोले कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से, अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से वो किस तरफ मूव करेंगे, अपनी लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। कौन से पार्टिकल, सॉलिड का पार्टिकल, किसमें, डिफ्यूजन में। चलिए अब समझते हैं हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में क्या, ऑस्मोसिस। तो इसको अगर समझना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी समझ में आएगा। बीच में से छोड़ के जाओगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम एक इजी तरीके से पराशरण को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं पहले पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया ताकि आप समझ सको कि पराशरण क्या है और विसरण क्या है, दोनों में अंतर क्या होता है। इसलिए मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए कि कोई भी अगर वस्तु है या फिर कोई और चीज है तो वो अपनी अधिक फ्री एनर्जी से हमेशा कम फ्री एनर्जी की ओर चलेगी। तो अगर ये मूवमेंट किसी सॉलिड के पार्टिकल के द्वारा हो रहा है, किसी माध्यम के अंदर, जैसे जल हो गया, तब इसको बोलते हैं हम लोग डिफ्यूजन। ठीक, फिर इसी तरह का होता है परासरण। तो परासरण की बात करते हैं, इसको मिटाते हैं यहां से। परासरण क्या होता है, या फिर ऑस्मोसिस, परासरण या ऑस्मोसिस। और फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कि परासरण दाब क्या है। चलिए देखते हैं। इसमें एक बड़े से कंपार्टमेंट हम ले लेते हैं, चैम्बर ले लेते हैं बड़ा सा, और इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली, ऐसी मेम्ब्रेन जो सिर्फ एक ही प्रकार के पार्टिकल को अंदर जाने दें, ऐसे बोल सकते हैं ऐसी मेम्ब्रेन जो केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल को या विलायक के कणों को ही आर पार जाने दे, उसको बोला जाता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये दो तरह की होती है, एक होती है प्राकृतिक, नेचुरल, जैसे कि हमारी सेल मेम्ब्रेन, और एक होती है सिंथेटिक या आर्टिफिशियल, जैसे कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली। या फिर जो अंडे में झिल्ली होती है, जब हम उबला हुआ अंडे का कवच उतारते हैं तो उसमें एक बारीक सी व्हाइट कलर की झिल्ली होती है, तो वो भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम कर सकती है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का क्या काम होता है, इसमें बहुत ही छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जो सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को ही पास होने देंगे, क्योंकि सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल है बहुत छोटे छोटे होते हैं। अगर आप कोई चीनी का पार्टिकल लो तो चीनी का पार्टिकल इसको क्रॉस करके नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो काफी बड़ा है। तो यहाँ पर हमने दो कंपार्टमेंट ले लिए। मान लीजिए ये फर्स्ट कंपार्टमेंट है हमारा, यानी कि ये ए है और ये है बी। दोनों के अंदर हमने वाटर को भरा हुआ है, दोनों के अंदर वाटर भरा हुआ है, और जो वाटर है वो लगभग समान मात्रा में हमने ले रखा है। दोनों के अंदर जो वाटर ले रखा है वो समान मात्रा में लिया हुआ है। और फिर इन दोनों में हम क्या करते हैं, इनके अंदर चीनी को घोल देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो हमने वाटर लिया हुआ है उसकी मात्रा 500 ml है, यहाँ पर भी जो वाटर हमने लिया है उसकी मात्रा भी 500 ml है, तो दोनों तरफ जल की मात्रा समान है। ओके, अब हम क्या करते हैं, चीनी को घोलना शुरू करते हैं। मान लीजिए 500 ml वाला है जल, ये वाला, इसके अंदर हमने क्या करा, इसके अंदर हमने चीनी घोली। मान लेते हैं इसके अंदर हमने 50 ग्राम शुगर को डिसोल्व किया, 50 ग्राम ऑफ शुगर, और एक मिक्सचर बना लिया इसका। इसके अंदर हमने शुगर लिया लेकिन थोड़ा ज्यादा मात्रा में, मान लीजिए 150 ग्राम हमने क्या ले लिया, शुगर ले लिया, शुगर। ठीक है, दोनों तरफ सॉल्वेंट कौन है, वाटर, दोनों तरफ सॉल्यूट कौन है, शुगर। पार्टिकल कौन से मूव करेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, वाटर के, क्योंकि सॉल्वेंट के पार्टिकल ही आर पार जा सकते हैं। अब इन दोनों से हमें बताना है कि कौन सा सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा और कौन सा सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन वे सॉल्यूशन होते हैं जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है। तो ये वाला कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, कैसा सॉल्यूशन है ये, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा हो, और जहां पर सॉल्यूट की मात्रा कम हो उसको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ए वाला जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, बी वाला जो सॉल्यूशन है वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। इसके अलावा अगर किसी विलियम में
विलेय पदार्थ की मात्रा ज्यादा है और दूसरे वाले विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा कम है। तो जिस तरफ या जिस विलयन में विलेय पदार्थ ज्यादा है उसको हम लोग एक और नाम देते हैं। क्या नाम है उसका? उसको बोलते हैं अति पराश्रयी विलयन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अति पराश्रयी विलयन। और जहां पर विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अल्प पराश्रयी विलयन, अल्प पराश्रयी विलयन। ओके चलिए, तो अभी दोनों में देखते हैं हम कि जो फ्री वाटर है, फ्री वाटर वो होता है जिसके साथ में चीनी के मॉलिक्यूल बहुत कम जुड़े हुए हैं, उसको फ्री वाटर बोला जाता है। हाँ तो हम लोग देख रहे थे कि इन दोनों विलयन में से कौन सा विलयन में वाटर की फ्री मात्रा ज्यादा है। फ्री मात्रा का मतलब है जहां पर वाटर के मॉलिक्यूल एकदम फ्री है, चीनी के मॉलिक्यूल के साथ चिपके हुए नहीं है। फ्री एनर्जी, तो जल की फ्री एनर्जी कहाँ पे है? देखिए जरा, यहाँ 500 ml में केवल 50 ग्राम शुगर घुली हुई है, यहाँ पर 500 ml में 150 ग्राम शुगर घुली हुई है। तो यहाँ पर जो फ्री एनर्जी वाटर की होगी या एनर्जी जो वाटर के फ्री मॉलिक्यूल होंगे वो यहाँ कम होंगे और यहाँ पर वाटर के फ्री मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर जल की सांद्रता ज्यादा है। सांद्रता को ऐसे समझ के चलिए, मात्रा जल की, अगर मैं कह रहा हूँ कि जल की अधिक मात्रा तो उसका मतलब ये है जल की अधिक सांद्रता। और अगर कहीं पर जल की मात्रा कम है तो उसको हम लोग बोलेंगे वहां पर जल की सांद्रता कम है। लेकिन सांद्रता कौन सी? फ्री वाली। यहाँ पर जल के फ्री मॉलिक्यूल ज्यादा है, यहाँ पे जल के फ्री मॉलिक्यूल कम है, या यहाँ पर जल की फ्री एनर्जी ज्यादा है और यहाँ पर जल की फ्री एनर्जी कम है। तो हमने देखा था कोई भी वस्तु अपनी हायर फ्री एनर्जी से कम फ्री एनर्जी की तरफ चलती है। तो जल के जो मॉलिक्यूल होंगे, जल क्या है यहाँ पे? विलायक, तो उसके मॉलिक्यूल धीरे धीरे ए से बी की तरफ जाना शुरू कर देंगे, ए से बी की तरफ जाना शुरू कर देंगे। और ये भी प्रक्रम खुद ही हो रहा है, हमें कोई बाहर से फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, ये स्वतः होने वाला प्रक्रम है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो ए से बी की तरफ सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव करेंगे, किसके द्वारा? अर्धपारगम्य या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं परासरण। ओके चलिए, तो परासरण की कुछ डेफिनेशन देखते हैं। पहली डेफिनेशन, सॉल्वेंट के पार्टिकल का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ जाना क्या कहलाता है? परासरण। दूसरी डेफिनेशन, किसी भी विलायक का हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से यानी कि अल्प पराश्रयी विलयन से अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा कहां पर जाना? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की तरफ। तो ये भी क्या कहलाता है? परासरण। तीसरी डेफिनेशन, जल की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना, किसमें से होते हुए? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। तो उसको क्या बोला जाता है? परासरण। तो हमने 3 डेफिनेशन देखी इसकी। क्या डेफिनेशन? पहली डेफिनेशन, सॉल्वेंट के पार्टिकल का डाइल्यूट सॉल्यूशन से, डाइल्यूट यानी कि तनु सॉल्यूशन से किसकी तरफ जाना? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाना। ये भी क्या कहलाता है? परासरण। पर ध्यान रखना यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए। अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यहाँ पर नहीं होती और पार्टिकल मूव कर रहे होते तो इसी को डिफ्यूजन बोल देते थे। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, या ऐसे बोल सकते हैं हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से किसकी तरफ? हाइपरटोनिक की तरफ, या अल्प पराश्रयी विलयन से अति पराश्रयी विलयन की तरफ सॉल्वेंट के पार्टिकल का मूव करना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होते हुए क्या कहलाता है? परासरण। तीसरा, जल की अधिक सांद्रता से हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, ना कि सॉल्यूट की। तो सॉल्वेंट की अधिक सांद्रता से, हायर कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्वेंट की लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर, लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की ओर गति करना क्या कहलाता है? परासरण। तो ये तीनों ही डेफिनेशन सही है, तो इनको हमेशा ध्यान रखना है, रट्टा नहीं मारना है, समझना है चीजों को कि चीजें जो होती हैं अपनी हायर फ्री एनर्जी से हमेशा लोअर फ्री एनर्जी की तरफ जाती है। तो अगर कोई विलयन होगा जो हाइपोटोनिक है तो हाइपोटोनिक की तरफ जाएगा, या डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो वो कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ जाएगा, या वाटर अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा। चलिए, तो हमने समझ लिया कि ये परासरण आखिर होता क्या है। ओके,
फिर हम देखते हैं परासरण दाब। ओके, तो परासरण दाब देखने से पहले हम अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में कुछ देख लेते हैं कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है, कैसे इसकी डेफिनेशन होगी। अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मैं ऊपर बना देता हूँ। कौन सी मेम्ब्रेन? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऐसी मेम्ब्रेन जो केवल विलायक के कणों को आर पार जाने दे, विलेय के कणों को नहीं, तो उसको बोला जाता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऐसी मेम्ब्रेन जो अलाउ करे सिर्फ किसको? सॉल्वेंट के पार्टिकल को, which allows only solvent particles to pass। ऐसी मेम्ब्रेन जो केवल विलायक के कणों को ही आर पार जाने दे, विलेय के कणों को नहीं, उसको बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और ये मेम्ब्रेन दो तरह की होती है। एक होती है नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, नेचुरल, और एक होती है सिंथेटिक या आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो नेचुरल में कौन आ जाता है? जैसे सेल मेम्ब्रेन हो गई, कोशिका झिल्ली, वो भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम कर सकती है। या एग की मेम्ब्रेन हो गई, तो ये भी काम कर सकती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा। सिंथेटिक में जो डिजाइन की गई है वो है ये कॉपर फेरोसाइनाइड, ये वाली मेम्ब्रेन। ओके, तो ये था सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। चलिए अब देखते हैं हम परासरण दाब क्या होता है। परासरण दाब क्या होता है? चलिए, दाब क्या है भाई? प्रेशर। तो समझते इसको। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर सॉल्वेंट के पार्टिकल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ चल रहे हैं। यह प्रक्रम तब तक चलेगा जब तक दोनों तरफ जो वाटर है उसकी फ्री एनर्जी या वाटर की सांद्रता समान ना हो जाए। अब मान लीजिए ये वाला जो कंटेनर है, कंटेनर बी, इसके ऊपर हमने एक पिस्टन लगा दिया, इसके ऊपर एक पिस्टन लगा दिया और पिस्टन लगाकर इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके ऊपर पिस्टन लगा के इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर से मान लीजिए दाब लगाया जा रहा है, प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर। तो क्या होगा? जैसे जैसे हम इसको नीचे दबाएंगे तो क्या होगा? जो वाटर के मॉलिक्यूल पहले ए से बी की तरफ जा रहे थे, एक कंडीशन ऐसे आएगी कि जब ए से बी की तरफ वाटर का मूवमेंट रुक जाएगा, यानी कि परासरण की क्रिया रुक जाएगी, उसी प्रेशर को बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। डेफिनेशन देखते हैं इसकी, क्या है डेफिनेशन? ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब ऐसा बाह्य दाब जो किसी विलयन में परासरण की क्रिया को रोकने के लिए सहायक होता है, उसको बोलते हैं उसका परासरण दाब। प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर exerted on the solution to stop the process of osmosis। वह बाह्य दाब जो ऑस्मोसिस की क्रिया को रोकने के लिए सहायक होता है या जिसके कारण ऑस्मोसिस की क्रिया रुक जाए, उसको बोला जाता है उसका परासरण दाब। अब अगर परासरण दाब से ज्यादा दाब हम किसी वस्तु पर लगाए, किसी विलयन पर, मान लीजिए आप इसको दबाते जा रहे हो, एक टाइम पर आपने दबाया तो जो एक से बी की तरफ वाटर के मॉलिक्यूल जा रहे थे वो बंद हो गए। अब अगर और ज्यादा दबाओगे, यानी कि प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा कर देंगे, तब क्या होगा? तब उल्टी दिशा में ऑस्मोसिस होने लगेगा कि वाटर के जो पार्टिकल हैं वो बी से ए की तरफ जबरदस्ती जाने लगेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ। जो आरओ का वाटर होता है इसी प्रोसेस से ठंडा किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। तो उसमें करते क्या है? उसमें अलग अलग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी होती है, ऊपर से हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है। तो उससे क्या होगा कि जो वाटर के मॉलिक्यूल छन कर इधर आ जाएंगे और जो भी इम्प्योरिटीज होगी वो बी कंपार्टमेंट में रह जाएगी। हाँ तो बच्चों हम लोग समझ रहे थे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? वह एक्सटर्नल प्रेशर जो किसी विलयन पर अगर लगाया जाता है तो वो परासरण की क्रिया को रोक देता है, ऑस्मोसिस को स्टॉप कर देता है, उसको बोलते हैं हम लोग परासरण दाब। इससे ज्यादा अगर दाब लगाते हैं तो जो ऑस्मोसिस की क्रिया है वो अपोजिट डायरेक्शन होने लगती है, तब उसको बोला जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस।
व्युत्क्रम परासरण। तो जो परासरण दाब है इसको पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी किसी बुक में पी से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है उसको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर की। मान लीजिए यहाँ पर हमने कोई पिस्टन लगाकर इसको गर्म करना शुरू किया, तो जैसे जैसे हम इसको गर्म करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर इसको एक वेट रखकर हमने छोड़ दिया और ये अपनी फिलहाल इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, यानी ना तो ये नीचे जा रहा है और ना ही ये ऊपर जा रहा है, एक तरफ रुका हुआ है। जब हम इसको धीरे धीरे गर्म करेंगे तो होगा क्या, जो वाटर के मॉलिक्यूल है उनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, और काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो ऊपर की तरफ जाएंगे और इस पर धक्का मारेंगे, जिसकी वजह से इसको ऊपर की तरफ खिसकाने की कोशिश करेंगे। तो आपको उसको नीचे लाने के लिए और ज्यादा उस पर प्रेशर लगाना पड़ेगा, उस पर और ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाए तो जो परासरण की क्रिया है उसको रोकने के लिए ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो बहुत तेजी से ए से बी की तरफ जाएंगे। ए से बी की तरफ जितना ज्यादा जाएंगे तो ये पिस्टन और ज्यादा ऊपर की तरफ उठता चला जाएगा और हमें इसको नीचे लाने के लिए और ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि पाई जो है वो समानुपाती है किसके, सांद्रता के, विलय पदार्थ की सांद्रता। सॉरी, पहले टेम्परेचर देख लेते हैं, किसके समानुपाती है ये, टेम्परेचर के। ओके, दूसरा देखते हैं सांद्रता। सांद्रता पर कैसे निर्भर करता है, कॉन्सेंट्रेशन, किसकी कॉन्सेंट्रेशन, सोल्यूट की, मोलर कॉन्सेंट्रेशन या मोलैरिटी। तो मान लीजिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर चीनी की मात्रा अगर बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाए, जैसे पहले अगर 150 ग्राम थी, हमने क्या कर दिया इसको 250 ग्राम कर दिया, तो क्या हो गया, अब ये सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। अब यहाँ पर जल की फ्री मात्रा बहुत ही कम है, तो क्या होगा, जल के जो मॉलिक्यूल है वो बहुत तेजी से और ज्यादा संख्या में इसकी तरफ जाएंगे। इसकी तरफ अगर जल के मॉलिक्यूल जा रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि जो पिस्टन है जो अपनी स्थिति में रुका हुआ था वो ऊपर की तरफ जाने लगेगा। यानी कि हमको उसको नीचे लाने के लिए या परासरण की क्रिया को रोकने के लिए और ज्यादा प्रेशर इस पर लगाना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि पाई जो होता है वो समानुपाती होगा इसके सांद्रता के। किसकी सांद्रता, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। सी क्या है यहाँ पे, मोलर कॉन्सेंट्रेशन या मोलर सांद्रता, मोलर सांद्रता। दोनों इक्वेशन को अगर कंबाइन करें तो ऐसे लिख सकते हैं, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। यहां से हटाएंगे हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन, तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एस इंटू सी इंटू टी। अभी एस क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग सॉल्यूशन या ऑस्मोटिक कोफिशिएंट, या इसकी जो वैल्यू है वो आर के बराबर होती है। आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू आर और इंटू सी और इंटू टी। तो ये बन गया हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला, I इज इक्वल टू सी आर टी। ओके, I इज इक्वल टू सी आर टी। चलिए इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है। ओके, I क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, R है गैस कांस्टेंट, C है सांद्रता किसकी, विलय पदार्थ की, और T है टेम्परेचर। ओके, चलिए यहाँ लिख देते हैं हम, R क्या है हमारा गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हम जनरली लेके के चलते हैं 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। तो जनरली इसी में लिया जाता है, कहीं कहीं पर 8.314 भी लेते हैं, और अगर कैलोरीज के टर्म में बात करें तो 2 कैलोरी लेते हैं। तो ये आर हो गया। सी क्या है यहाँ पे, सी है मोलर कॉन्सेंट्रेशन, जिसकी वैल्यू होती है N/V के बराबर। N है नंबर ऑफ मोल और V है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, तो इसको क्या बोलेंगे, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। और T क्या हो गया, टेम्परेचर, T हो गया टेम्परेचर। ओके, चलिए इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, और देखते क्या बनता है। चलिए क्या है हमारे पास में, पाई इज इक्वल टू सी इंटू आर इंटू टी। ये जो सी है ये स्मॉल लेटर में होना चाहिए। अब जो सी है, सी को हम ऐसे लिख सकते हैं N/V इंटू आर इंटू टी। ये जो सी है वो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है या मोलैरिटी, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ अगर मैं संबंध देखूं तो संबंध क्या है, पाई जो है वो समानुपाती है किसके, एन के। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और जो पाई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के। यानी कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा उस पर जो परासरण दाब लगाया जा रहा है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है, वो बहुत ही कम हो जाएगा। ओके, बहुत ही वो
कम हो जाएगा। चलिए, तो एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया और एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया। तो ये दोनों फॉर्मूले किसके हैं? परासरण दाब के। ओके, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सारे जो फॉर्मूले होते हैं सिर्फ नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड होते हैं, ना कि इलेक्ट्रोलाइट के लिए। चलिए, अब समझते हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, इनका मतलब क्या होता है। अगर किसी सूखी किशमिश को वाटर में रख दे तो क्या होगा, और अगर कोई फूली हुई किशमिश हम चीनी के गाढ़े घोल में रख दे तब क्या होगा। वाटर का मूवमेंट किससे किसकी तरफ होगा उस पर डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलर सांद्रता के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। पहला, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन, इसको हिंदी में बोलते हैं समपरासरी विलयन। तो ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब एक दूसरे के समान हो, या जिनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन एक दूसरे के समान हो, तो उसको क्या बोला जाता है? समपरासरी विलयन। क्या बोलेंगे? समपरासरी विलयन। तो इनमें क्या होगा? मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेकेंड। ये क्या होता है? समपरासरी विलयन। तो अगर ऐसे विलयन के अंदर किसी सेल को रखा जाए, मान लीजिए हमारा जो ब्लड होता है वो एक लिक्विड है, ओके, उसके अंदर वाटर भी होगा, वो लिक्विड है, उसके अंदर वाटर भी होगा, कुछ सॉलिड भी होंगे, दूसरे मिनरल्स वगैरह। तो ये देखा गया है कि जो 0.9% NaCl का सॉल्यूशन होता है वो ब्लड के साथ में क्या होता है? आइसोटोनिक होता है। यानी अगर हम 0.9% NaCl का सॉल्यूशन ले तो उसके अंदर अगर RBC को रखते हैं तो उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मान लीजिए ये है हमारा 0.9% NaCl का सॉल्यूशन, इसके अंदर हमने RBC को रखा तो होगा क्या? यहाँ पे कुछ ऐसा होता है, जो RBC है उसके अंदर भी वाटर है, और यहाँ पर हमने जिसको रखा है 0.9% NaCl, इसके अंदर भी कुछ वाटर होगा। तो इसमें होता क्या है, अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर या दोनों का जो परासरण दाब है या मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, अगर वो सेम है तो क्या होगा? यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल के बाहर आ जाएगा, बदले में एक वाटर का मॉलिक्यूल तुरंत अंदर एंटर कर जाएगा। तो ओवरऑल इसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होगा, ना तो ये फूलेगी ना ही ये सिकुड़ेगी। तो अगर समपरासरी विलयन में किसी कोशिका को रखा जाता है तो वो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, तो ध्यान रखना 0.9% NaCl का सॉल्यूशन क्या होता है? ब्लड के साथ में आइसोटोनिक। ठीक है, चलिए दूसरी बात करते हैं फिर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये क्या होता है? हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, हिंदी में बोलेंगे इसको अति परासरी विलयन। अति परासरी विलयन। देखिए यहाँ पर जितने भी हम लोग टाइप्स देख रहे हैं वो एक दूसरे को कंपेयर करके देख रहे हैं। किसी भी एक सॉल्यूशन को देख के हम नहीं बता सकते कि वो समपरासरी होगा कि अल्परासरी या फिर अतिपरासरी। ये कंपैरिजन किया जाता है किन्हीं दो या दो से ज्यादा सॉल्यूशन के बीच में। अगर दोनों सॉल्यूशन के मोलर कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो हम बोलेंगे समपरासरी। अगर एक का ज्यादा है तो ज्यादा वाले को बोलेंगे अतिपरासरी, और अगर दूसरे वाले का कम है तो दूसरे वाले को बोलेंगे अल्पपरासरी। जिसका ज्यादा है अतिपरासरी, जिसका कम है अल्पपरासरी, जिसका समान है समपरासरी। ओके, तो हाइपरटोनिक में क्या होगा कि जो फर्स्ट वाला हमारा सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन सेकंड वाले से ज्यादा होगी। तो यहाँ पर जिसकी ज्यादा है वो अतिपरासरी है हाइपरटोनिक, जिसकी कम है वो हाइपरटोनिक है। तो अगर ऐसे सॉल्यूशन के अंदर हम किसको रखें? किसी भी सेल को, या मान लीजिए हमने सूखी हुई किशमिश ले रखी है, सॉरी सूखी हुई नहीं, हम मान लेते हैं, चलिए एग्जांपल भी बाद में देखते हैं, इससे पहले तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा वाला हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो मीन्स कम। तो यहाँ पर क्या होगा? एक सॉल्यूशन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन कम होगी और दूसरे वाले की ज्यादा होगी। तो जिसकी कम होगी उसको हम बोलोगे अल्पपरासरी विलयन। अल्पपरासरी विलयन, यानी कि यहाँ पर क्या होगा?
जो फर्स्ट वाला है उसकी कॉन्सेंट्रेशन सेकेंड वाले से कम होगी। ऐसा कुछ कंडीशन होगी। चलिए तो मान लेते हैं यहाँ पर हमने वाटर लिया हुआ है, प्योर वाटर, और इसके अंदर सूखी हुई किशमिश को रख दिया। किशमिश है, सूखी हुई है, तो किशमिश के अंदर क्या होता है, शुगर का गाढ़ा सॉल्यूशन होता है। अभी फिलहाल ये सिकुड़ी हुई है, गाढ़ा सॉल्यूशन है, यानी कि यहाँ पर सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और जो हमने वाटर ले रखा है इसके अंदर सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन ना के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किशमिश के अंदर का जो सॉल्यूशन है उसमें सॉलिड ज्यादा है, और ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जो हमने वाटर लिया हुआ है इसमें सॉलिड की मात्रा बहुत ज्यादा कम है, तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और थोड़ी देर पहले हमने देखा था सॉल्यूशन का प्रोसेस किससे किसकी तरफ होगा, हाइपो से हाइपर की तरफ। तो हाइपो से हाइपर की तरफ सॉल्यूशन जो सॉल्वेंट का मूवमेंट है वो होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर सूखी हुई किशमिश को वाटर में रखते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल धीरे धीरे किशमिश के अंदर एंटर करने लगते हैं, और थोड़े टाइम के बाद किशमिश फूल जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडो ऑस्मोसिस। एंडो ऑस्मोसिस, ओस्मोसिस, अंतः परासरण। अंतः परासरण, ठीक है बच्चों, अंतः परासरण। चलिए हाइपोटोनिक देख लेते हैं। ये हाइपोटोनिक में क्या होगा, ये हाइपोटोनिक ही देखा था हमने कि हाइपोटोनिक में अगर किसी सेल को या किसी सूखी किशमिश को रखते हैं तो अंतः परासरण की क्रिया होने लगती है। अब मान लीजिए यहाँ पर जो किशमिश है वो फूल गई है, काफी फूल गई है, यानी कि इसके अंदर वाटर जो है वो अच्छी तरह से भर गया है। अब हमने क्या करा, इसको चीनी या फिर एक नमक के गाढ़े घोल में रख दिया, किसी चीनी या नमक के गाढ़े घोल में रख दिया। तो जो किशमिश है वो काफी फूली हुई है, इसमें वाटर बहुत ज्यादा है, उसको ऐसे सॉल्यूशन के कांटेक्ट में हम लाए हैं जिसमें सॉलिड बहुत ज्यादा है, और ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक। तो अब की बार जो एक्सटर्नल सॉल्यूशन है वो हाइपरटोनिक है, जो सेल के अंदर का सॉल्यूशन है वो हाइपरटोनिक है। तो वाटर का मूवमेंट किससे किसकी तरफ होगा, हाइपो से हाइपरटोनिक की तरफ। तो इसके अंदर के जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो धीरे धीरे बाहर आने लगेंगे, जिससे क्या होगा, एक टाइम के बाद ये जो किशमिश है फिर से सिकुड़ जाएगी। अब क्या हो रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल रहे हैं, तो बाहर निकलने के लिए टर्म यूज करते हैं एक्सोस्मोसिस। अगर वाटर अंदर एंटर कर रहा है कोशिका के तो एंडोस्मोसिस, अगर बाहर निकल रहा है तो एक्सोस्मोसिस, बाह्य परासरण। बाह्य परासरण, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जब भी किसी सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, ठीक। और अगर किसी सेल को हाइपोटोनिक में रखेंगे तो वो फूल जाएगी, और अगर आइसोटोनिक में रखेंगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ओके। अब इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन ये है कि जो अचार मुरब्बे होते हैं वो काफी लंबे टाइम तक खराब नहीं होते हैं, सालों साल चलते रहते हैं, कि आखिर ऐसा क्यों। जो हम सब्जियां लाते हैं तो सब्जियों को अगर हम थोड़े बहुत दिन रख भी देते हैं तो उनमें बैक्टीरिया या फिर दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं, जिससे वो सब्जी खराब हो जाती है। लेकिन अचार और मुरब्बे ये आसानी से खराब नहीं हो रहे, तो आखिर इनके अंदर ऐसा क्या है कि कोई भी माइक्रोब्स इनको इन्फेक्ट नहीं कर पा रहा है, इनको खराब नहीं कर पा रहा। तो उसका आंसर भी इन्हीं में छिपा हुआ है। तो मान लीजिए ये है कोई जार, इसका मुरब्बे का, ये मुरब्बे का जार है, आंवला भरा था इसमें, आंवला का मुरब्बा। तो जब मुरब्बा बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, चीनी का गाढ़ा घोल भरा जाता है जिसको बोलते हैं चाशनी। तो चीनी का गाढ़ा घोल किसकी तरह काम कर रहा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरह, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरह। अब मान लीजिए कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके कांटेक्ट में आया, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है, और साइटोप्लाज्म में कुछ वाटर होता है और कुछ सॉलिड पार्टिकल भी। अब अगर इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर का साइटोप्लाज्म का जो वाटर है या जो सॉल्यूशन है उसके ऑस्मोटिक प्रेशर इसके ऑस्मोटिक प्रेशर से कम है, अगर वो हाइपोटोनिक है, मान लीजिए इसके अंदर का जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, हाइपोटोनिक, यानी इसके अंदर विलेय पदार्थ की मात्रा कैसी है, कम है, और उसको ऐसे विलयन के कांटेक्ट में हम लाए जिसमें विलेय पदार्थ बहुत ज्यादा है या गाढ़ा घोल है, तो क्या होगा, जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसके सेल के साइटोप्लाज्म से वाटर के मॉलिक्यूल धीरे धीरे बाहर निकलने लगेंगे, जिससे क्या होगा, इसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो सिकुड़ जाता है, कुछ ऐसे हो जाते हैं। मान लीजिए ये रही इसकी सेल, तो इसमें जो इसका साइटोप्लाज्म होगा उसमें सारा का सारा वाटर निकल जाएगा, और जो प्रोटोप्लाज्म है वो इस तरह से सिकुड़ जाएगा।
तो प्रोटोप्लाज्म के इस तरह से सिकुड़ जाने को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, जीव द्रव्य कुंचन। प्लाज्मोलाइसिस या जीव द्रव्य कुंचन, जीव द्रव्य कुंचन। तो बायो में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या आंसर देंगे कि क्यों खराब नहीं हो रहे? वो इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि अचार हो या मुरब्बे हो, अचार के अंदर NaCl का गाढ़ा घोल लेते हैं, मुरब्बों के अंदर शुगर का गाढ़ा घोल लेते हैं जो हाइपरटोनिक की तरह काम करेगा। अब अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसमें जो उसका साइटोप्लाज्म है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है बाहर के ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो उसके अंदर का वाटर बाहर निकलने लगेगा, जिसकी वजह से उसके अंदर वाटर की कमी हो जाएगी, तो उसका प्रोटोप्लाज्म सिकुड़ जाएगा और थोड़े टाइम के बाद में उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसानी से मुरब्बे या अचार को इन्फेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि उसके अंदर वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। प्लाज्मोलाइसिस की वजह से वो मर जाते हैं। तो ये था ऑस्मोटिक के ऊपर, ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर हमारा एक छोटा सा लेक्चर। तो इसमें हमने देखा कि ऑस्मोसिस क्या होती है, हमने देखा कि ऑस्मोसिस कैसे हो रही थी, किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से वाटर का अपनी अधिक कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना, या फिर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होते हुए हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ जाना, या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ जाना, वो कहलाता है क्या? ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस जो होता है सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल शो करते हैं, तो ये केवल लिक्विड के अंदर होने वाला फिनोमिना है। लेकिन जो डिफ्यूजन होता है वो लिक्विड, सॉलिड, गैस तीनों में हो सकता है। ठीक। फिर हमने देखा कि जो हमारे विलयन होते हैं 3 प्रकार के हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिनमें दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन है, या फिर यहाँ पर यूज करेंगे मोलर कॉन्सेंट्रेशन, तो दोनों की मोलर कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी, सेल को अगर रखेंगे तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वहीं अगर किसी और सेल को हम हाइपोटोनिक में रख देते हैं तो वो फूल जाएगी, और अगर किसी फूली हुई सेल को हाइपरटोनिक में रख दें तो वो सिकुड़ जाएगी। सिकुड़ने को फिर हम लोग, अगर सेल के अंदर से वाटर जो है बाहर आ रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोस्मोसिस, और अगर वाटर अंदर जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? एंडोऑस्मोसिस। और यही प्रोसेस अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल में हो रहा है, उसके प्रोटोप्लाज्म में हो रहा है, तब इसको बोलेंगे प्लाज्मोलाइसिस, जीव द्रव्य कुंचन, जीव द्रव्य का सिकुड़ जाना, जिससे थोड़े टाइम के बाद में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। तो ये था हमारा ऑस्मोसिस का लेक्चर।